हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप तो बच्चों आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा नया सिलेबस आ चुका है और नए सिलेबस के हिसाब से क्या क्या टॉपिक इस बार डिलीट करे गए हैं, क्या क्या टॉपिक डिलीट नहीं हुए हैं, वो सारी की सारी डिटेलिंग जो है हमें सिलेबस में दे दी गई है। इस बार आप लोगों के लिए एक अच्छी बात है, इस बार आपको सिलेबस ढूंढना नहीं पड़ेगा कहीं से कि भाई आपको सिलेबस कैसे पता करें कि क्या डिलीट हुआ है क्या डिलीट नहीं हुआ है। तो एनसीईआरटी ने बड़ा अच्छा काम करा है इस बार कि जो नई पब्लिश करी है बुक, जो आपके सिलेबस की जो नई बुकें पब्लिश हुई हैं, वो उसमें उन्होंने पहले से ही डिलीटेड सिलेबस हटा दिया है। तो आप इस बार कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ने की आवश्यकता है कि आपको पढ़ाई बढ़िया से करनी है, अच्छे से पढ़ के और अच्छे से बोर्ड के अंदर नंबर भी लेके आने हैं। तो आज हमारा स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 का पहला लेक्चर। 2023-24 का ये पहला सेशन है हमारा जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर को। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। यस, माय नेम इज अजीत सिंह एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल द चैनल माधव कृष्णा क्लासेस। तो देखिए हमारा जैसे चैप्टर को हम लोग जानते हैं, चैप्टर का नाम है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि कोई भी ऐसी प्रोसेस, यानी कि केमिकल की कोई भी ऐसी प्रोसेस जिससे हमारा कोई नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हो जाए। जैसे मान के चलिए हमने नींबू लिया और पानी लिया, नींबू और पानी को जब हमने मिक्स करा तो मिक्स होने के बाद में हमें नींबू पानी मिला, ठीक है। या हमने क्या करा, हमने दही लिया थोड़ा सा और उसे गुनगुने दूध के अंदर डाल दिया, तो थोड़े समय बाद यानी कि कुछ घंटों के बाद आप देखोगे कि वो सारा दूध दही के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। या हमारे फलों का पकना, फोटोसिंथेसिस करना, हमारा सांस लेना, तो ये जितनी भी प्रोसेस हमारे आसपास में हो रही है ये सारी की सारी प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शंस कहलाती है। अगर हम सिंपली इसकी डेफिनेशंस को लेके बात करें कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो केमिकल रिएक्शन की यहाँ पर दो डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। दोनों की दोनों में से आप कुछ भी लिख कर आएंगे एग्जाम में, दोनों बढ़िया रहेंगी। तो पहली डेफिनेशन है हमारे पास में कि केमिकल रिएक्शन अकर व्हेन केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन एटम आर फॉर्म्ड और ब्रोकन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, हमारी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर या तो हमारे कुछ नए सब्सटेंस फॉर्म्ड होंगे या कोई बना हुआ सब्सटेंस ब्रेक हो जाएगा, यानी कि उसके एटम आपस में टूट जाएंगे। तो दोनों में से जब कोई भी एक रिएक्शन हमारे हो जाए तो हमें समझ में आ गई कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब जब केमिकल रिएक्शन होगी तो बहुत सारी और चीजें भी होती है जिसको अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं क्या इसकी दूसरी डेफिनेशन भी हमें समझने के लिए आसान है या कुछ अलग है उसमें। तो केमिकल रिएक्शन की दूसरी डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस बाय विच द न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म विद द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। जब कोई नया सब्सटेंस हमारा बनता है अलग प्रॉपर्टी के साथ में, हमने कुछ बनाया, जैसे अभी मैं बात कर रहा था आपके सामने दही को लेकर, तो आपने देखा होगा जब आप दूध को पियोगे, एक सादे दूध को जिसमें कोई आपने शुगर नहीं मिलाई है, कुछ नहीं मिलाया, तो आप उसे जब पियोगे तो आपको एक नॉर्मल सा टेस्ट आएगा, फीका फीका सा लगेगा। लेकिन जब उसमें हम थोड़ा कर्ड डाल देते हैं और कुछ घंटे बाद जब वो जम जाता है और दही बन जाता है, तब हम उसका टेस्ट लेते हैं, तो टेस्ट लेने पर हमें थोड़ा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आना उसमें शुरू हो जाता है। ये होता किस लिए, हम सब जानते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया पाया जाता है हमारे दही के अंदर जिसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है और जिसकी वजह से वो दही क्या हो जाता है, हमारा खट्टा हो जाता है। हम जानते हैं दुनिया के जितने भी एसिड हैं वो सारे स्वाद में खट्टे होते हैं। ये एसिड बेस एंड साल्ट के अंदर हम पढ़ेंगे, इसको डिटेल वाइज पढ़ेंगे। अभी तो हम बात कर रहे हैं अपनी केमिकल रिएक्शन की। तो जब केमिकल रिएक्शन होती है तो कोई भी हमारे पास में एग्जांपल देख सकते हैं, चाहे वो डाइजेशन ऑफ फूड की बात हो, फोटोसिंथेसिस हो, एसिड बेस रिएक्शंस हो, राइपनिंग ऑफ फ्रूट और रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये दो बार आ गया फोटोसिंथेसिस, तो इसको हम कट कर देंगे यहाँ से। इवोल्यूशन ऑफ गैस और रेंसिडिटी ऑफ फूड। रेंसिडिटी का थोड़ा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। रेंसिडिटी क्या होती है, जब आपके खाने में से, आपके घर में कोई भी खाना आपने बनाकर उसे रख दिया और कुछ घंटों के लिए उसे छोड़ दिया, अगर उसमें से बैड स्मेल और उसको टेस्ट करने पर बैड टेस्ट आए, बैड टेस्ट का मतलब क्या होता है, खाने में बड़ा ही बेस्वाद सा लगे, बुरा सा लगे, आपको अजीब सा फील होने लगे, तो उसे बोलते हैं हम लोग कि फूड हमारा रेंसिड हो गया। रेंसिड यानी कि वो खराब हो गया खाना, अब उसमें से जो है पंजेंट सी स्मेल आती है, बड़ी तीखी तीखी स्मेल आती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए हमें जनरली किस चीज की जरूरत होती है, रिएक्टेंट की जरूरत होती है। अब ये रिएक्टेंट क्या होते हैं, तो रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। रिएक्टेंट क्या होते हैं, दो सब्सटेंस
विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट करेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल की यहाँ पर बात करूं, तो मेरे पास एग्जांपल मैंने मैग्नीशियम ले लिया। जो मैग्नीशियम है, अगर मैंने उसको एयर की प्रेजेंस में बर्न करा तो वो क्या करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो हमारे पास यहाँ पर दो सब्सटेंस देखने को मिले हैं, ये दो सब्सटेंस हमारे क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे। अब इन दोनों सब्सटेंस की कॉम्बिनेशन से जो चीज हमें बनकर हमारे सामने मिली है, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। राइट साइड में हमारे पास क्या मिलेगा, ये हमें प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो प्रोडक्ट क्या होता है, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन या आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज द प्रोडक्ट। कि हमें क्या मिल रहा है, एक नया सब्सटेंस यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। कब, जब हमने क्या करा, कुछ प्री एग्जिस्टिंग, इसको प्री एग्जिस्टिंग ही कहेंगे क्योंकि रिएक्टेंट जो है हमारे, हम कुछ लेके आए तो वो उसके लिए तो प्री एग्जिस्टिंग, जो नया बना उसके लिए तो पुराना ही हो गया। ठीक है, तो रिएक्टेंट के कॉम्बिनेशन से जो नया सब्सटेंस बन के आया, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं इसमें। अब जब भी कोई प्रोडक्ट बन के तैयार होगा, तो हमने क्या कहा था कि विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर कुछ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी होंगी तभी तो केमिकल रिएक्शन हो पाया होगा। ठीक है, तो क्या क्या हो चेंज हुआ होगा उसमें, कि चेंज इन स्टेट, कि उसकी स्टेट बदल गई होगी। जैसे हम अगर बात करें अपने मिल्क की, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो मिल्क है हमारा, पहले क्या था, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन अब जैसे ही वो क्या होता है, आप उसके अंदर थोड़ा सा कर्ड डाल देते हैं, कर्ड मिक्स करते हैं, तो कर्ड मिक्स करने के बाद वो थोड़ा एक्वस फॉर्म में आ जाता है। यानी कि थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो मिल्क क्या हो जाता है, कम एज कंपेयर टू द लिक्विड, क्योंकि मिल्क हमें पता है लिक्विड की तरह बिल्कुल होता है, लेकिन दही थोड़ा गाढ़ा सा होता है। तो गाढ़ा होने के यानी कि वो एक्वस जैसी फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। तो कुछ ना कुछ स्टेट में उसकी क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। ऐसे ही आप क्या देख सकते हैं, आप वाटर और आइस का भी देख सकते हैं कि आप जब वाटर को फ्रीज कर देते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी स्टेट बदल रही है, पर वो फिजिकल स्टेट बदली है। ठीक है ना, ऑब्वियसली फिजिकल स्टेट ही हमें देखने को जल्दी मिलती है। दूसरा, चेंज इन टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर की बात करोगे तो हमारा टेम्परेचर में बदलाव आ जाएगा। तीसरी हमारे पास में चेंज इन कलर, और चौथा हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ गैस, और पांचवा है प्रेसिपिटेशन। तो ये 5 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने के लिए मिलते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को। हर एक चीज को समझेंगे, बहुत डिटेल वाइज जाएंगे, अभी इसका सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है हमारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन किसे कहा जाता है। रिएक्शन तो हमें समझ में आ गई कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन की कहानी हम बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये सिंबॉलिकल फॉर्म होती है किसी भी एलिमेंट, सब्सटेंस या केमिकल को रिप्रेजेंट करने की। ठीक है, यानी कि क्या होगी डेफिनेशन, केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस, कि जितने भी हमारे केमिकल सब्सटेंसेस है उनको सिंबल की फॉर्म में लिखना है। जैसे अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, तो मैग्नीशियम को फुल फॉर्म में हम लिखते हैं, यानी कि वर्ड इक्वेशन में बात करें तो मैग्नीशियम हमारे पास में होता है ये, लेकिन हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं Mg। तो ये जो Mg लिखा गया है, इसको हम बोलेंगे उस केमिकल इक्वेशन, और जो मैग्नीशियम पूरा हमने लिखा है इसको बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। ये हमारी कहलाएगी वर्ड इक्वेशन। तो जब भी किसी मैग्नीशियम यानी कि किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड को या किसी भी हम फॉर्मूले को सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर केमिकल इक्वेशन। अब इसके लिए हम लोग अगर बात करें, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूं ताकि स्पेस हमारे पास थोड़ा सा आ जाए। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां से, जैसे हम लोगों ने मैग्नीशियम का पहला एग्जांपल मैग्नीशियम का ले लिया कि हमारे पास में मैग्नीशियम, जिसको हमने Mg कहा, या आपने क्लोरीन लिया तो क्लोरीन को रिप्रेजेंट करने के लिए Cl से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका होता है H2SO4, या आपने कार्बन ले लिया। तो जितने भी एलिमेंट को आप क्या करते हो, सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, केमिकल इक्वेशंस के कहलाते हैं। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन की, तो देखिए केमिकल इक्वेशन दो टाइप्स की होती है हमारी। केमिकल इक्वेशन दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब होता है, बैलेंस देखिए हम जब दुकान में या कहीं पर भी कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे तुलवाते हैं। तुलवाने का अर्थ क्या होता है कि उसको दोनों तरफ जब तक वो बराबर नहीं हो जाता तब तक हम लोगों को नहीं कहते कि वो बैलेंस हुआ, या हम ये नहीं कहते कि वो चीज बराबर हो गई है। क्योंकि अगर उससे कम होगी तो हम नहीं लेंगे, और उससे ज्यादा होगी तो दुकानदार आपको नहीं देने वाला। तो वो क्या करता है, दोनों तराजू को बराबर करके और उसके बाद आपको दोनों को नाप के आपको दे देता है।
पर वहां पर हमारे पास में एक फिक्स क्वांटिटी होती है, जो मेजर्ड क्वांटिटी पहले से एक को हम मेजर कर रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एक को फिक्स कर दिया, नेट क्वांटिटी पता है पहले, और एक को उसके कंपैरिजन में मेजर करके आपको सामान दे देता है। इसी तरीके से हमारा केमिकल रिएक्शंस के अंदर भी होता है, या केमिकल इक्वेशंस के अंदर भी होता है। तो केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, जब हमारे नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट साइड इक्वल हो जाते हैं नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट साइड, तो हम उसको कह देते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, हमने यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा मैग्नीशियम, कि मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करा, यहाँ पर रिएक्ट कराया, ठीक है। जैसे हमने क्या करा, एयर की प्रेजेंस में इसको बर्न किया, जलाया इसको, तो हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जब हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, और ये किस फॉर्म में मिलेगा आपको, पाउडर फॉर्म में मिलेगा, और पाउडर का कलर कैसा होगा आपका, व्हाइट। तो जब भी क्या होता है कि आप किसी भी मैग्नीशियम रिबन को जब एयर की प्रेजेंस में जलाते हो, तो जलाने के समय पर जो उसमें से लाइट निकलती है वो स्पार्कलिंग लाइट होती है, यानी कि आप उसे ध्यान से देखोगे तो वो बड़ी जो है सफेद सी एक चिंगारी सी आपको निकलती मिलेगी, जैसा आप वेल्डिंग वाले की दुकान में देखते हैं। उसी तरीके से आपको यहाँ पर जो है रोशनी देखने को मिलेगी। साथ के साथ अगर जो मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलकर आता है, जलने के बाद में वो व्हाइट कलर का एक पाउडर बनाता है, ठीक है, व्हाइट कलर का एक पाउडर जनरेट करता है। तो ये दो बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हमारे पास एक एटम है, और ऑक्सीजन के हमारे पास में दो एटम है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो मैग्नीशियम का एक एटम है, ऑक्सीजन का भी एक ही एटम है। तो अभी तो ये कंडीशन हमारी बैलेंस नहीं है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर लगा दिया 2, और मैग्नीशियम के आगे लगा दिया 2। अब मेरे पास देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम भी 2 हो गए, यहाँ पे भी मैग्नीशियम 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है। तो अब ये मेरी कंडीशन क्या कहलाएगी, यहाँ पर बैलेंस कंडीशन कहलाएगी। दूसरी हम लोग बात कर लेते हैं अनबैलेंस और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस का मतलब क्या हो गया कि जब नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट साइड डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट साइड, देन इट इज कॉल्ड द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसा हम लोगों ने अभी पीछे एग्जांपल में करा, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के एग्जांपल में, जिसमें हमें एमजीएम मिल रहा था। पर कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं कि हमने क्या करा, तो बात करते हैं। तो अगर हमने बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट करा दिया अपना सोडियम सल्फेट के साथ में, बेरियम क्लोराइड को हमने रिएक्ट करा दिया सोडियम सल्फेट के साथ में, तो हमारी रिएक्शन क्या होगी, हमारी रिएक्शन बनेगी बेरियम सल्फेट प्लस 2 टाइम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, बनकर आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, अभी ये इक्वेशन हमारी कैसी है, बैलेंस है। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को कैसे पता लगता है कि कोई भी रिएक्शन कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, या हमने जैसे ये प्रोडक्ट हम बनाकर दिखा देते हैं, तो ये कैसे पता लगेगा आप लोगों को कि केमिकल में ये जो रिएक्शन आपने बनाई है, जैसे सोडियम सल्फेट हमने कह दिया। मैं एक नया पेज ले लेता हूँ पहले, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ जरा। हाँ, तो आपको कैसे पता लगेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हैपन हो चुकी है। तो देखो तरीका क्या होता है, आप लोगों को इस चीज के लिए सबसे अहम चीज है आपको कॉन्फ़िगरेशन याद करना। आप कहोगे सर ये कॉन्फ़िगरेशन का क्या चक्कर आ गया, और कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो देखिए, आपको 30 एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल आपको याद करने हैं। अगर आपको 30 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अच्छे से आता है, तो आप किसी भी रिएक्शन का पता लगा सकते हो कि वो रिएक्शन उसमें पॉसिबल है कि नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल सोडियम क्लोराइड से ही लेके चलता हूँ। अब मैंने ये सोडियम क्लोराइड बनाया, क्या ये सोडियम क्लोराइड बिल्कुल सही बना हुआ है, क्या ये रिएक्शन हो सकती है? आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल हो सकती है, हमने तो बना हुआ देखा हुआ है। बिल्कुल आप लोगों ने देखा हुआ है, लेकिन ये हुआ तो हुआ कैसे, इसका कारण क्या है? तो देखो, होने का कारण क्या है, हम जानते हैं कि जो सोडियम हमारा होता है वो एटॉमिक नंबर के मामले में 11वें नंबर पे आता है, ठीक है, यानी कि 11वां हमारा एलिमेंट है जो हमारा सोडियम है। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं, तो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जानते हैं, जो एटम होता है कोई भी, तो एटम के सेंटर के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं, और उसके चारों तरफ हमारे पास में ऑर्बिट होते हैं जिसके अंदर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें तो फर्स्ट वाले को हम लोग के कहते हैं, दूसरा एल, एम, और जो इसके लास्ट वाला होता है हमारा फोर्थ वाला, उसको हम लोग एन ऑर्बिट कहते हैं। अब जो फर्स्ट वाला होता है के के अंदर हमारे पास पाए जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, एल के अंदर हमारे पास में 8 होते हैं, एम के पास हमारे पास पाए जाते हैं 18, और एन में हमारे 32 इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल कर सकते हैं, जिसमें हमारे किसी भी ऑर्बिट को कंप्लीट माना जाता है।
इनके अलावा कुछ भी नंबर में अगर इलेक्ट्रॉन वहां पे पड़े हुए हैं तो वो फुल नहीं माने जाएंगे या वो ऑर्बिट कंप्लीट नहीं माना जाता। तो अब हमारे पास जो सोडियम है, सोडियम के अंदर अगर हम बात करें तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन, भाई फर्स्ट ऑर्बिट को कंप्लीट कर दिया, दूसरे में 8 जा सकते हैं। अब यहां पर देखिए ये सेकंड वाला भी कंप्लीट हो गया। अब जो लास्ट बचा हमारे पास कितना बचा, 1। ठीक है, तो अब इसके लास्ट ऑर्बिट में कितनी वैकेंट मिल रही है, हमें वैकेंसी मिल रही है 1 की। सिमिलरली अब बात करते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन में हमारे पास में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। 17 को जब तोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 2, 8, 7। अब देखिए हमारे पास क्या है, देखो पहला ऑर्बिट दोनों के केस में फुल है, दूसरा ऑर्बिट दोनों के केस में फुल हो रहा है, लेकिन तीसरे केस में इसके पास भी वैलेंसी कितनी मिल रही है, हमें वैलेंसी मिल रही है 1, और इसके पास भी वैलेंसी एक ही है। अब देखिए वैलेंसी में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, आप लोगों को भी कंफ्यूजन हो रही होगी कि वैलेंसी का क्या चक्कर है। देखो वैलेंसी का चक्कर मैं आपको समझा देता हूं कि वैलेंसी का क्या मतलब होता है। वैलेंसी का मीनिंग होता है कि कितनी खालिस्तान, अगर आपके लास्ट ऑर्बिट में, ये लास्ट ऑर्बिट की कहानी है सारी, वैलेंसी हमेशा लास्ट ऑर्बिट से बनती है। तो लास्ट ऑर्बिट में अगर आपके पास में 1, 2, 3 या 4 तक इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, अगर आपको लास्ट ऑर्बिट में किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में अगर आपको 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं तो उनकी वैलेंसी ये नंबर पे ही काउंट होगी कि इसकी वैलेंसी इतनी ही है। अगर एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो एक वैलेंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं लास्ट ऑर्बिट में तो 2 वैलेंसी, 3 दिख रहे हैं तो 3, 4 दिख रहे हैं तो 4। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में 5, 6, 7 दिखाई देते हैं तो उसकी वैलेंसी का तरीका चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है, जितनी कमी हो रही है, 5 को 8 बनाने के लिए कितने की कमी है, 3, तो इसकी वैलेंसी 3 हो गई। 6 को 8 बनाने के लिए कितनी वैलेंसी की जरूरत है, 2, तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई। 7 को 8 बनाने के लिए कितनी जरूरत है, 1, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। तो ये तरीका होता है वैलेंसी को चेक करने का। अब यहां पर देखिए हमारे पास में क्या था, जो सोडियम था, जो सोडियम हमने लिया था, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर हमें मिला था यहाँ पे 2, 8, 1। और जो क्लोरीन था, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमें मिला था 2, 8, 7। तो दोनों की वैलेंसी क्या थी, 1, 1। अब देखिए फर्स्ट ऑर्बिट सोडियम का भी कंप्लीट, क्लोरीन का भी कंप्लीट है। सेकेंड ऑर्बिट सोडियम का कंप्लीट, फुल भरा हुआ है ऑर्बिट, इसका भी कंप्लीट है। लेकिन लास्ट वाले में देखिए वैकेंट प्लेस बचे हुए हैं। अब इनके कॉम्बिनेशन से या तो मुझे मिल जाए 8 या 18 या 32, कि मुझे लास्ट ऑर्बिट में इनमें से कोई वैल्यू मिल जाए जिससे कि मैं अपने आखिरी ऑर्बिट को फिल कर सकूं। तो जब तक ये आपस में फिल ना हो, अब देखो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा। जैसे एक ट्रांसफर करेगा ये तो बन जाएगा प्लस होके 8 ऊपर हो गया 0। अब 8 होगा तो ये लास्ट वाले ऑर्बिट को अपने फिल कर देगा और आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो जब भी आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगी जब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेंज में क्या रहेंगे, 2, 8, 18 और 32। अगर वो ये रेंज बनाएंगे तो ही आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर पाएंगे, किसी को, या हम कह सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारी हैपन हो सकती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो याद रखना आपकी वो रिएक्शन नहीं हो रही। तो आप इसको चेक करके देख सकते हैं हर एक एलिमेंट को निकाल के। जैसे आपने सोडियम सल्फेट ले लिया तो आप सोडियम सल्फेट का भी चेक कर लीजिए कि भाई सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, सल्फर का 16, ऑक्सीजन का 8। अब 8 में क्या होगा, 4 बार आ रहे हैं, 8 चौक 32 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये 16 आ रहा है, ये 11 आ रहा है। तो आप जब इसको रिएक्ट करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, जो बात बोली गई है केमिस्ट्री के लिए वो सबसे अहम बात है। अगर आपने एटॉमिक नंबर 30 तक याद कर लिए, 30 एलिमेंट आपने क्या करे, याद कर लिए, तो समझ लीजिए आपको क्लास 10th के लिए पूरी की पूरी केमिस्ट्री आती है और क्लास 11th के लिए आपको 50% केमिस्ट्री तो आ गई। अगर सिर्फ सारा खेल आपका एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं आज का अपना लेक्चर, जहाँ पे हम लोग बैलेंस अनबैलेंस, हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ लिया, इक्वेशंस के बारे में पढ़ लिया और बैलेंस अनबैलेंस कैसे होता है। अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हम बैलेंस कैसे करते हैं किसी इक्वेशन को। तो कुछ एग्जांपल के साथ आएंगे, बैलेंस करना सीखेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे और आप इस चीज को रिवीजन करके आना। मैं आपसे अगली क्लास में इस पर पूछूंगा और आप लोगों को उसके जवाब देने हैं। चलिए तो मिलते हैं, तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। Goodbye and all the very best.